गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर लिख दिए रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम आपको दो नेचर बताए थे। ठीक है, एक बताया था आपको पार्टिकल नेचर और एक बताया था आपको हम वेव नेचर बताए थे ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई दिक्कत हेडिंग में? नीचे आ जाए। इसी को बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्यों बोले हैं भैया? क्योंकि मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे, वही इस थ्योरी को दिए थे। पहली बात। दूसरी बात, क्वांटम क्या है वो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले कुछ एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है तो उस चीज को समझते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। Some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of diffraction और इंटरफेरेंस को हम लोग वेव नेचर से डिस्क्राइब करते हैं। आप लोग डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे और नीचे फिर क्लास 12 में पढ़िएगा। ठीक है, फिजिक्स में। However, following are some of the observations which could not be explained with the help of even through the electromagnetic theory of 19th century of physics। 19th century में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, इससे हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। किस किस चीज को वो देखिए। पहली बात, द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। सॉरी, अगर एक गर्म बॉडी है, ये गर्म बॉडी है, यहां से रेडिएशन निकलेगा। कैसे निकल रहा है इस चीज को एक्सप्लेन पहले नहीं कर पाया 19th सेंचुरी में। ठीक है, सेकेंड इजेक्शन, और इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, सेकेंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स। अगर यह एक मेटल सरफेस है, इस पे कोई रेडिएशन पड़ता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। क्या यहां पे रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट मतलब फोटो, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जब इस मेटल सरफेस पे रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हैं। थर्ड, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अलग अलग प्रकार का सॉलिड है तो वो अलग अलग कैपेसिटी है उसका टेम्परेचर को रखने का अपने में। ठीक है, सब बॉडी का कैपेसिटी एक नहीं होता है टेम्परेचर को रखने का। ठीक है, फोर्थ, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेफरेंस में लाइन स्पेक्ट्रा भी नहीं बता पाया। ये 4 पॉइंट्स नहीं बतला पाया और इन चारों पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है किन्हीं को? क्या पढ़ने वाले, समझ में आई बात? चलिए पढ़ते हैं। इट इज नाउ सॉरी It is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomenon of black body radiation was given by Max Planck in 1900. Max Planck दिए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। कब दिए थे? 1900 में। ओके, कोई दिक्कत है किन्हीं को? तो बताइए क्या हुआ था, कैसे दिए थे, क्या घटना है? When solids are heated, they emit radiation over a wide range of wavelength. जब कहीं भी किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है, जब कभी भी किसी भी सॉलिड को गर्म, सॉलिड समझते हैं? कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि सॉलिड नहीं समझते हो? आप कौन? ठोस, ठीक है, तो क्या सॉलिड है? लिक्विड मतलब बहने वाला पानी, हवा, गैस। तो जब कभी किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वहां से रेडिएशन निकलता है। सॉलिड को गर्म किया जाएगा, वहां से रेडिएशन। सर हम लोग को दिखा है क्या? दिखाते हैं अभी आपको, चिंता नहीं कीजिए। क्या किया गया? एक लोहा ले लिया गया। क्या लिया गया? इसको फर्नेस में गर्म किया गया। ठीक है, तो पहले कैसा दिखेगा? पहले इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल होता है ना जी, होता है कि ये लाल? और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे तो सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाइट।
और गर्म करेंगे तो हो जाएगा ब्लू। व्हाइट रखने के लिए ब्लू, सरफेस ब्लू नहीं, वो नहीं, ये ब्लू, ठीक है। सर ऐसा होता भी है, सफेद में तो ब्लू भी होता है। हाँ होता है। आप लोग ज्यादा गर्म नहीं कर पाए होंगे लोहा को, ठीक है। लोहार लोग को देखे होंगे थोड़ा बहुत गर्म करता है, इसलिए आप इस चीज को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी विश्वास कर लीजिए, सही बता रहा है, ठीक है। लाल होगा, फिर सफेद होगा, फिर ब्लू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? ये कहानी समझ में आई? आगे चले, चलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इसका रंग चेंज होते जा रहा है। अच्छा, रंग क्या होता है? अगर ये आप लोग को ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है, क्यों नजर आ रहा है? लाइट स्ट्राइक कर रहा है, इसका ब्लू कलर है, वो यहाँ से निकल के आपके आंख में जा रहा है, वेवलेंथ वगैरह सब कुछ समझ में आता है बात है। कोई भी चीज लाल क्यों दिखता है, कोई भी चीज पीला क्यों दिखता है, समझ में आता है। अगर ये लाल दिख रहा है, ये सफेद दिख रहा है और ये ब्लू दिख रहा है, एक ही चीज कभी लाल दिखता है, कभी सफेद दिखता है, कभी ब्लू दिखता है, मतलब कुछ ना कुछ तो कहानी हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर ये सब हो रहा है तो अभी लाल है लोहा, पहले तो काला था जब गर्मी नहीं, सब चमकीला टाइप का, फिर लाल हुआ, फिर सफेद हुआ, फिर ब्लू हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया। एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन बिकम्स व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू। जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा उसमें कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, वेरी हाई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म पे बात करेंगे तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है लाल का, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, और ब्लू का होता है हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि रेडिएशन जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ता है, हाँ या नहीं? रेडिएशन आपका लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। The red color lies in lower frequency region, while blue color belongs to the higher frequency region of the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाल रंग जो है आपका, रेड कलर जो है आपका, वो लोअर फ्रीक्वेंसी में आता है, और ब्लू कलर जो है आपका वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में आता है। यहाँ तक के बात में कोई दिक्कत है कि नहीं को? आगे चल, हाँ सफेद आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे कि लोअर हुआ, हाई हुआ, हाई हुआ, हाई हुआ, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप हम पढ़ रहे हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। द आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड, अरे घर में लिख लेना, एनसीईआरटी है ना, टाइम वेस्ट क्यों करना लिखने में। द आइडियल बॉडी, आइडियल मतलब क्या होता है? आदर्श। आप बनना तो चाहते हो उसके लिए, लेकिन कोई भी इंसान आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकता है। कहाँ पढ़ा रहे हैं हम आपको सर? कहाँ देखते हैं आप लोग, कहाँ समझ रहे हैं? तो आपको बोल रहा है, इसका देखिए, आइए देखते हैं आगे। द आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी, वैसा आइडियल बॉडी जो सारे फ्रीक्वेंसी को निकालता है और सारे फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करने का ताकत रखता है। दैट टाइम इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, इट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उस समय इस बॉडी का नाम क्या है? ब्लैक बॉडी। किस बॉडी का नाम है ब्लैक बॉडी? जो सारा फ्रीक्वेंसी को निकालता भी है और सारा फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करता है, इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। कोई दिक्कत नहीं है। और जो रेडिएशन इससे निकल रहा है, जो रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी से हो रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में दिक्कत है? नहीं है ना? ब्लैक बॉडी किसे कह रहे हैं? वैसा बॉडी जो सारे फ्रीक्वेंसी को ले रहा है
और सारे फ्रीक्वेंसी को इमिट भी कर रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वह रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से निकलेगा दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ बैठे में से? पीछे बॉयज, आपको बाबू इधर चलिए। मतलब अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो फिर जब हम पूछेंगे तो आप बताओगे ना हमें। शाबाश, बहुत तेज हैं आप लोग। तब तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। तो यह किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। अभी हम देखिए लोहा को जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं लाल हो रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी। तो किस पर डिपेंड किया? टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर कितना है। व्हाट इज टेम्परेचर? तापमान। थैंक यू हिंदी बताने के लिए। डेफिनेशन भी बता दीजिए। मैं इसका महाकार्य हेतु आपका सदा आभारी बना रहूंगा, आपका आज्ञाकारी शिक्षक। चलिए बताइए। विश्वासी शिक्षक। चलिए ठीक। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये हमको बताता है टेम्परेचर। यही ना काम है जी। बीमार पड़ते हैं तो मुंह में डाल लेते हैं क्या? पानी बोतल नहीं, ठंडा, अरे नहीं थर्मामीटर, ठंडा ठंडा कर दीजिए। थर्मामीटर डालते हैं तो फिर क्या देखते हैं? उसका पारा हाई हो जाता है। आपका पारा नहीं, उसका पारा थर्मामीटर का। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो गया। चलो ये सब बताइए जी। आगे देखिए। At a given temperature, intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength. जैसे जैसे वेवलेंथ घटते जाएगा इंटेंसिटी उसका बढ़ते जाएगा। देखिए तो ब्लू का वेवलेंथ कम है ना, लाल का ज्यादा है ना वेवलेंथ। वेवलेंथ बोल रहे, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। लाल का ज्यादा होता है ना वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, सॉरी घटते जा रहा है, वेवलेंथ जैसे जैसे घटते जा रहा है टेम्परेचर, सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, reaches a maximum value at a high wavelength and then start decreasing with further decrease of wavelength as shown in figure 2.8. एक बार फिर से पढ़ते हैं। At a given temperature, intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength. Intensity of radiation, रेडिएशन का इंटेंसिटी घटते जाएगा जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, या फिर बोले तो बढ़ते जाएगा इंटेंसिटी जैसे जैसे वेवलेंथ घटते जाएगा। रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ, किसी एक वेवलेंथ पे वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। समझिए पहले क्या बता रहे हैं। अभी हम क्या बता रहे हैं? इंटेंसिटी, रेडिएशन का इंटेंसिटी ये बढ़ते जाएगा कब? जब वेवलेंथ घटते जाएगा। हाँ या नहीं? ठीक। एक समय ऐसा होगा कि वेवलेंथ घटते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये घटते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। कभी तो ऐसा होगा किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे ये अपने मैक्सिमम पे होगा, उससे ज्यादा इंटेंसिटी इसका नहीं बढ़ सकता है। अरे कभी तो एकदम हाई में होगा, पीक में, हाँ या नहीं? उसके बाद से, उस पीक पॉइंट के बाद से जब एकदम हाईएस्ट इंटेंसिटी पहुंच गया है उसके बाद से फ्रीक्वेंसी घटते जाएगा तो ई भी घटते जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा। कोई भी लिमिटेड देखना पड़ता है जी, अभी फिर घटते जाएगा। समझे? एक बार फिर से देखिए। ठीक है, और फिर से देखिए क्या देख रहे? रेडिएशन का इंटेंसिटी जो है वो बढ़ते जाता है वेवलेंथ के घटने पे, और घट रहा है वेवलेंथ, ये और बढ़ रहा है, वेवलेंथ और घट रहा है, इंटेंसिटी और बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा वेवलेंथ घटते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जब ये एकदम फाइनल पीक पे रहेगा, इससे ज्यादा अब नहीं बढ़ सकता है, मैक्सिमम पे आ गया। ठीक है, उसके बाद भी ये घटेगा तब ये नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये पीक पे चला गया, मैक्सिमम चला गया। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है, तब ये वेवलेंथ घटते जाएगा और रेडिएशन भी घटते जाएगा। समझे बात को? हाँ या नहीं? शाबाश। इसी का एक ग्राफ बना हुआ है
वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप का। ठीक है, द अबव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सैटिस्फैक्टरी ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पे जब हम लोग पार्टिकल नेचर के बाद वेव नेचर पे जाएंगे तो उस बेसिस पे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए उतने अच्छे से इस चीज से। Planck suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only at discrete quantities। अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब प्लैंक साहब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लैंक साहब? प्लैंक साहब का कहना है, देखिए, Planck suggested that atoms and molecules could emit energy only in discrete manner। एटम से या मॉलिक्यूल से यदि ये एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहां से एनर्जी इमिट हो या फिर एब्जॉर्ब हो, दोनों में से कुछ भी होता है। ठीक है, ये किस रूप में हो गया? ओनली इन डिस्क्रीट मैनर। ऐसा डिस्क्रीट मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है? अरे कंटिन्यूअस है, लगातार है। डिस्क्रीट मैनर, समझे डिस्क्रीट क्या किसको कहते हैं? जब कोई भी ये एनर्जी अगर निकालेगा और इसी रूप में निकालेगा, ऐसा डिस्क्रीट मैनर में, ठीक है। रेडिएशन इमिट करेगा तो भी डिस्क्रीट मैनर में, एब्जॉर्ब करेगा तो भी डिस्क्रीट मैनर में। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? इस बात को कौन बोले? प्लैंक साहब। यहां तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को? आगे चले, चलते हैं। A belief popular at that time, और इस समय ऐसा मान लिया गया भाई कि ऐसा ही होता है। मैक्स प्लैंक साहब को मान लिया गया, बात नहीं। आप लोग एक सेकेंड भी मत सोचिए कि मेरा ध्यान आप तक नहीं है। 40-50 बच्चा जितना बैठा हुआ है सब में ध्यान है मेरा, ठीक है। हल्का सा भी हलचल होता है हमको पता चल जाता है, इसलिए कृपया करके बात ना करें, समझिए। थोड़ा सा तो समय मांगते हैं आपसे, आधा घंटा, वो भी आप नहीं दिए तो कैसे रहेगा? ठीक है, पढ़ने आए ना जी। घर में मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ने गया भाई, पढ़ रहा होगा ही। आपके पापा में घर में बैठे क्या सोच रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा, और आप क्या कर रहे हैं? चलो, प्लैंक गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जो सबसे छोटा क्वांटिटी था एनर्जी का, उसको ये साहब ने क्या नाम दिया? क्वांटम। कौन नाम दिए हैं? प्लैंक। क्या नाम दिए हैं? क्वांटम। किसको नाम दिया क्वांटम? सबसे छोटा। Planck gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetism। वह सबसे छोटा क्वांटिटी एनर्जी का जो एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर निकल सकता है, इमिट हो सकता है या फिर एब्जॉर्ब हो सकता है, उस सबसे छोटे क्वांटिटी को नाम दिया गया क्वांटम। कोई दिक्कत है किसी को? आगे चले, चलते हैं। The energy E of the quantum of radiation is proportional to the frequency। मिटा दे बाबू इस चीज को, सब कॉपी निकाल कर थोड़ा थोड़ा चीज को लिख दीजिएगा, ठीक है। घर में बैठिएगा ना पढ़ने के लिए डिस्क्रीट, तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अब साहब बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी न्यू। यहां तक में कोई दिक्कत? जब कभी भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो बराबर लिखते हैं और एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज h न्यू। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। E फॉर एनर्जी, h फॉर प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? E इज इक्वल टू h न्यू में? नहीं। अभी भी देखिए तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था फ्रीक्वेंसी, लाल, सफेद, ब्लू, हम लोग क्या देख रहे थे? उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, इमिट करने के रेडिएशन को वो बढ़ते जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ा था जी। हाँ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए, H का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, कांस्टेंट है तो
अगर एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में कुछ ना कुछ मान रहता है ना, वेरिएबल ना चेंज करता है, कांस्टेंट तो चेंज नहीं करता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 6.626 10 to the power यूनिट जूल पर सेकेंड, सेकेंड और अच्छा। With this theory, Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as a function of, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अच्छा एक मिनट पहले पूछ लेते हैं यार, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में दिक्कत है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, मिटा दे, मिटा दे, नहीं मिटाए, आगे बढ़ाएंगे, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब बीच में फोटो, गाना होता है फोटो से नहीं, अपना नागपुरी गाना भी होता है, हिंदी गाना भी होता है, तो गाना नहीं गाना पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। चलो, इन 1887 1887 ईस्वी में भारत देश आजाद हो गया था, नहीं हुआ था, कब आजाद हुआ था, और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, एक साल बाद, शाबाश, अरे एक ही दिन आजाद हुआ, लेकिन एक ही ईयर में आजाद हुआ जी। वो बोला कि हम अपना बर्थडे 14 को मनाएंगे, तो हम लोग जाओ तुम मना लो अपना बर्थडे 14 को, छोटा बच्चा है, अपना बच्चा है वो, पाकिस्तान, और हमारे से उसका जन्म हुआ है जी, भारत से ना, और हम किसके बच्चे हैं, झारखंड बिहार के वाह, मतलब किस, मतलब पाकिस्तान को बोलना बच्चे तो दिक्कत नहीं है, बाप बन गए, यहाँ पे तो हम लोग बच्चे हो गए झारखंड बिहार के, है ना। जब पाकिस्तान बोला कि हम लोग बर्थडे मनाएंगे कब, 14 को, जहाँ खुश रहो, बाल बच्चा खुश रहता ना, घर का तरक्की होगा, बरकत होगा। देखो हम लोग घर तरक्की कर रहे हैं इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्यों, क्योंकि हम लोग बच्चा खुश है हम लोग, लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फाइड नहीं है, फिर उसको दिक्कत है, कोई बात नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आइए 1887 ईस्वी में क्या होता है, कहानी कहानी होता है, एच हज, एच मतलब हेनरी हज परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट था, इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट वर इजेक्टेड, इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, कहाँ से निकल रहे हैं सर, बता रहे हैं, पता नहीं, वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट। मान लीजिए आप पोटेशियम ले लिए, क्या ले लिए, एटॉमिक नंबर, पोटेशियम एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक मास 39, शाबाश, बहुत तेज हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, E इक्वल्स टू H न्यूज से आप लोग न्यूमेरिकल्स बना लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, in which electrons were ejected when certain metals, for example potassium, rubidium, cesium were exposed to a beam of light as shown in figure। एक डायग्राम बनाया हुआ है, चलो हम भी बना ही देते हैं आपके लिए डायग्राम, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम डायग्राम बना देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक ले लिए हम लोग आर्मीटर, आर्मीटर क्या करता है, करंट को, ये क्या है, बैटरी है, बैटरी किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, सॉरी, इसमें कौन प्लस कौन माइनस, इधर उधर क्या होता है रे, बड़ा छोटा बोला, बड़ा वाला छोटा वाला माइनस, बहुत तेज हो गया आप मेरे पास पढ़ पढ़ के, चलिए। कितना खराब डायग्राम बनाया सर, ऐसा बोलेंगे तो ट्यूशन से भगा लेंगे, ऐसा नहीं बोलना क्या गरीब आदमी। दूसरा पेन से बनाते हैं यहाँ पे,
पढ़े फुर्ती आइए। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये आपका वैक्यूम है, वैक्यूम क्लीनर नहीं है, ठीक है, क्लीनर मतलब यहाँ पे निर्वात है, हवा नहीं है, सब कुछ निकाल दिया गया है, ठीक है। जब इस मेटल सरफेस पे, ठीक है, मेटल का सरफेस है, मेटल, इस मेटल सरफेस पे लाइट आ रहा है, हम लोग क्या देखे? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। सर हमको भी दिखाइए करके, नहीं दिखेगा करके। हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिए, क्या है? डिटेक्टर है, लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आर्मीटर है, बैटरी सब जुड़ा हुआ है, सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो हम लोग देखिए भैया, जब कभी भी लाइट इस मेटल पे पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। लाइट मतलब फोटो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से याद होगा डेफिनेशन, एग्जाम्पल आगे लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? फोटो मतलब लाइट, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी इमिटेड फ्रॉम दैट मेटल सरफेस, दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत है किसी को? शाबाश, बहुत तेज हो गए आप लोग पढ़ते पढ़ते मेरे पास। उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा डायग्राम को, ठीक है। इससे कुछ रिजल्ट होना चाहिए। क्या रिजल्ट है वो देखते हैं। The results observed in this experiment were: the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. जैसे ही इसको स्ट्राइक किया, लाइट जैसे ही मेटल सरफेस पड़ा, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। सर बहुत स्पीड बोल दिए, थोड़ा धीरे बोल, ठीक है। मनी में नहीं सोच रहा था, कुछ समझ में नहीं आई बात, समझिए। जितना जैसे ही लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ेगा, एकदम पड़ा मेटल सरफेस पे लाइट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू। अब समझे? बस दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग लाइट एंड द बीम। मतलब कि कोई टाइम लैग नहीं है, एकदम यहाँ लाइट पड़ा निकलना चालू, लाइट पड़ा मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू, मेटल सरफेस पे लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना वहां से स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? शाबाश। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल। अच्छा कितने निकल रहे गुरुजी? इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे बताइएगा? बता रहे हैं, हल्ला नहीं करो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितना ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा लाइट का, जितना ज्यादा चमकीला रहेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ भी होगा, सॉरी लाइट का वेवलेंथ होता है। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। अच्छा, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी आपको दिखे मिलेगा, तो इससे कम के फ्रीक्वेंसी में आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं काम करेगा, ठीक। मतलब लाइट का उतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मतलब उतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कितना? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगा जिससे हम लोगों को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उसमें, तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वहां पे देते हैं, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। एट फ्रीक्वेंसी V इज ग्रेटर देन V नोट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोल रहा है V नोट, तो V जो हम दे रहे फ्रीक्वेंसी, वो इससे बड़ा होना चाहिए कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तब ना होगा। हाँ,
the ejected electrons come out with the certain kinetic energy. The kinetic energy of this frequency is increased with increase of frequency of light use. जैसे जैसे frequency यूज जो हम किए हैं उसका frequency बढ़ते जाएगा, kinetic energy भी बढ़ते जाएगा. kinetic energy समझते हैं? काम करके इस पर गतिज ऊर्जा. ठीक है. चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है दिक्कत तो बड़ी जल्दी बोलिए. दिक्कत है?